हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं की जो हिंदी कक्षा है हमारी, उसका जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है, अपठित गद्यांश के बारे में। आज किसके बारे में? अपठित गद्यांश। तो आज अपठित गद्यांश के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है ये होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा वो करेंगे। अपठित गद्यांश उन गद्यों के अंश होते हैं जिन्हें विद्यार्थियों या छात्रों ने पाठ्य पुस्तक के अंदर नहीं पढ़ा होता। जो अपठित गद्यांश होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों के गद्य की समझ को परखना और उसमें समझने की जो प्रतिभा है उसका विकास करना, यानी कि समझ जो है उसका विकास करता है। अपठित गद्यांश के अंतर्गत गद्य के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनका आपको कभी कभी एक शीर्षक भी देने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न उत्तर होते हैं, जब आप उनको पढ़ रहे होते हैं तो कम से कम उनको समझने के लिए उनको 2 से 3 बार जो पद्यांश या गद्यांश है उसको 2 से 3 बार क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। 2 बार या 3 बार। और जो प्रश्न उसके ऊपर आपको दिए गए हैं वो उसके अंदर ही मिलते हैं आपको, गद्यांश के अंदर। क्योंकि जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप उसको कितना अच्छी तरह से समझते हैं इसी बात पे डिपेंड करता है वो। तो आप गद्यांश में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जो उत्तर हैं उनको ढूंढने के लिए आपने पहले गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएंगे वो। यानी कि उनके उत्तर देने के लिए मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा कि पूछा क्या गया है उसके अंदर, कई बार नहीं समझ में आता पढ़ा हुआ, तो आप क्या करेंगे? प्रश्न को दोबारा फिर पढ़ेंगे। दोबारा फिर पढ़ने के लिए उसको देखेंगे और फिर उसको हल करेंगे। और आपने प्रश्नों के जो संभावित उत्तर हैं वो गद्यांश में आप पढ़ते समय क्या कर सकते हैं? उनको रेखांकित कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं पेंसिल के साथ, राइट। और फिर आपने उनको अच्छी तरह से समझकर कि ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, फिर उनको लिखना है नीचे आपने, ठीक है। तो आइए देखते हैं गद्यांश कि आपने कैसे समझना है उसको, कैसे उसका उत्तर देना है, राइट। और कैसे आप उसको 2-3 बार पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए ये गद्यांश देखते हैं हम। विद्यार्थी का अहंकार आवश्यकता से अधिक बढ़ता जा रहा है और दूसरे उसका ध्यान अधिक पाने में, अपना कर्तव्य पूरा करने में नहीं। यानी कि उसका ध्यान क्या है? अधिकार पाने में है, अधिकार को पाने में उसका ध्यान है, अपना कर्तव्य पूरा करने में नहीं। विद्यार्थी का अहंकार आवश्यकता से अधिक बढ़ता जा रहा है और दूसरे उसका ध्यान अधिकार पाने में है, अपना कर्तव्य पूरा करने में नहीं। अहम बुरी चीज़ कही जा सकती है, यह सब में होता है, एक सीमा तक आवश्यक भी है, परंतु आज के विद्यार्थियों में इतना बढ़ गया है
कि विनय के गुण उनके नाम मात्र में नहीं रह गए हैं। गुरुजनों या बड़ों की बात का विरोध करना उनके जीवन का अंग बन गया है। इन्हीं बातों के कारण विद्यार्थी अपने उन अधिकारों को, जिनके वे अधिकारी नहीं हैं, उसे भी वे समझने लगे हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ या एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। स्वस्थ स्थिति वही कही जा सकती है जब दोनों का संतुलन हो। क्या हो? दोनों का संतुलन। विद्यार्थी का, जो आज का विद्यार्थी है, वो अधिकार के प्रति सजग है पूरी तरह से, परंतु अपने कर्तव्यों की ओर से विमुख हो गया है। उसने मुख मोड़ लिया है, अपने कर्तव्यों से उसने मुख मोड़ लिया है। अगर ये आपको एक बार में समझ नहीं आता तो दोबारा से फिर रीड करेंगे, इसको 2 से 3 बार रीड करेंगे, तभी आप इसके जो आंसर हैं वो अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। अब सबसे पहली बात, जैसे आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हम ये पढ़ेंगे, आधुनिक विद्यार्थियों में नम्रता की कमी क्यों होती जा रही है? नम्रता, विनम्रता की भावना है जो, वो क्यों कम हो रही है उनके अंदर? ऐसा क्या हो गया है? तो क्या है? विनम्रता तो एक सबसे बड़ा गुण है आदमी का। जो कहते हैं ना, जो सूखे पेड़ हैं, जो सूखे हुए पेड़ हैं, अगर वो नहीं झुकते, जो सूखे हुए पेड़ अगर वो नहीं झुकते तो क्या हो जाते हैं? वो टूट जाया करते हैं या उखड़ के नीचे गिर जाया करते हैं। और जो हरे भरे पेड़ होते हैं ना, जो बिल्कुल हरे भरे पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं? जैसे ही तेज़ आंधी आती है या तेज़ तूफान आता है, वो नीचे झुक जाते हैं। ऐसे नीचे झुक जाने के बाद फिर उसके जाने के बाद दोबारा फिर ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। तो उसको सहन करते हैं। उनको सहन करने की जो क्षमता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आजकल के विद्यार्थियों के अंदर जो नम्रता की भावना है, जो सहनशीलता की भावना है, वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है। तो आधुनिक विद्यार्थी में नम्रता की कमी क्यों होती जा रही है? क्यों होती जा रही है नम्रता की कमी? सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है अहंकार। विद्यार्थी का अहंकार, उसको क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है। तो हम कह सकते हैं आधुनिक विद्यार्थियों में अहंकार बढ़ने और विनम्रता न होने से उनके अंदर किसकी कमी होती जा रही है? उनके अंदर नम्रता की कमी होती जा रही है। राइट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? विद्यार्थी प्राय किसका विरोध करते हैं? तो विद्यार्थी जो है वो किसका विरोध करते हैं प्राय? तो देखते हैं इसका आपको कहाँ पर आंसर मिलेगा। आप इसको जैसे ही पढ़ेंगे, पैराग्राफ को, एक गद्यांश को आप जैसे ही पढ़ेंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको वो चीज़ ढूंढनी है जो यहाँ पे पूछी गई है कि विद्यार्थी प्राय किसका विरोध करते हैं। विरोध की बात कहाँ आई है? अगर इसमें विरोध की बात आई है तो सीधा ही आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं, आज के विद्यार्थियों में इतना बढ़ गया है, यहाँ से लेकर गुरुजनों और बड़ों की बात का विरोध करना। देखिए यहाँ पर ये रहा, उनके जीवन का अंग बन गया है। तो किसका विरोध करना? अपने गुरुजनों या अपने से बड़ों की जो बात है उसका विरोध करना उनके जीवन का क्या बन गया है? अंग बन गया है। और वो किसका विरोध करते हैं? आप इसका आंसर दे सकते हैं अपने गुरुजनों का और बड़ों का। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्यार्थी में किसके प्रति, थर्ड वाला क्वेश्चन है, तीसरे वाला, विद्यार्थी में किसके प्रति सजगता अधिक है? अब देखते हैं सजगता
कहाँ पे आया है? यहाँ पे आया है आज का विद्यार्थी अधिकार के प्रति सजग है। आज का विद्यार्थी किसके प्रति सजग है? अधिकारों, जो अपने अधिकार हैं उनके प्रति वो क्या है? पूरी तरह से सजग हैं। राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो आपने क्या करना है? रेखांकित का मतलब क्या है? जिनको अंडरलाइन किया गया है, आपने उनको देखना है, उनको समझना है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट अर्थ पता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, जो अंडरलाइन वर्ड कौन कौन से, एक तो विनय है यहाँ पर, और दूसरा कौन सा है? सजग। तो दोनों का अर्थ बताना है। विनय का तो अर्थ आ ही गया इसके अंदर, नम्रता। मैंने बताया आपको कि विनय का अर्थ क्या है? नम्रता। और दूसरा क्या है? सजग। सजग क्या होता है? सावधान। क्या होता है सजग? सावधान होना, सचेत होना किसी चीज़ के प्रति। राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक देना है आपने इसका। तो क्या क्या बात कही गई है इसकी? मेन क्या कहा गया है इसके अंदर? मेन ये कहा गया है कि जो आजकल क्या बढ़ता जा रहा है विद्यार्थी के अंदर? अहंकार। सारे के सारे इसके अंदर किसकी बात हो रही है? अहंकार के कारण ही तो ये सारे के सारे विरोध उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसका शीर्षक क्या होगा? विद्यार्थी का अहंकार, या विद्यार्थियों में जो अहंकार हो गया है वो इसका क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। विद्यार्थियों में जो अहंकार है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है 6th क्वेश्चन, अधिकारी शब्द से प्रत्यय और उपसर्ग अलग करके लिखिए। जैसे हमने उपसर्ग भी करवाए हैं ना अभी, तो उस वाला क्वेश्चन भी एक आपके पास आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो अधिकारी है, अधिकारी जो शब्द है उसके अंदर उपसर्ग क्या है? अधि। क्या उपसर्ग है? अधि। और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है इसके अंदर ई। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? पूर्व में, शब्द के पूर्व में, और प्रत्यय बाद में। बाद में कहाँ पे? बाद में। ठीक है, तो ये हो गया आपका गद्यांश। आपने इसको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है। सभी अच्छी तरह से पढ़ेंगे फिर ही जवाब देंगे, क्योंकि बिना पढ़े अगर इसको हम वो करेंगे तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, नम्रता का गुण आपके अंदर होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को देखिए, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। हम समाज के अंदर रहते हैं, अपने बड़ों के अंदर रहते हैं, और हम कैसे बात करते हैं उनके साथ, कैसे हमारा व्यवहार है। व्यवहार ही क्या है? शिक्षा है। सबसे बड़ी शिक्षा तो व्यवहार ही है। सबसे बड़ी शिक्षा कौन है? व्यवहार। आपका व्यवहार ही दर्शाता है कि आप कितने बढ़िया स्टूडेंट हैं, कितने बढ़िया स्कूल के अंदर आप पढ़ते हैं। आप अगर व्यवहार अच्छा नहीं करते तो आपकी सभी चीज़ें, आपकी जो बुद्धिमत्ता है या आपके अंदर जो भी गुण हैं, उनका कोई भी आदर नहीं होगा फिर। तो इसलिए आपने क्या करना है? अपने व्यवहार को बढ़िया बनाना है। व्यवहार जब तक आपका बढ़िया नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
अब दूसरा गद्यांश है जो वो देखते हैं। इसको भी पहले पढ़ेंगे अच्छी तरह से, फिर इसके हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था। जो एक बैल होता था वो दूसरे की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इनकी बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पर। जो मनुष्य अपने श्रेष्ठ होने की बात करता है सभी प्राणियों में, यानी कि अगर वो भी इससे वंचित है तो देखिए कितनी बड़ी बात। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी कि उनकी दोस्ती की मिसाल दी गई है यहाँ पर। उनके गुणों का जो आदर किया गया है, जो उनके गुणों के बारे में बताया गया है, दो बैलों की जो कथा है वहाँ से ये लिया गया है। दोनों बैलों के अंदर कितना प्रेम दिखाया गया है, क्या बताया गया है वहाँ से। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। दोनों बैल आपस में विचार विनिमय कैसे करते थे। विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान कैसे करते थे। वो अपने विचार कैसे प्रकट करते थे एक दूसरे के सामने। दोनों बैल कौन सी भाषा में, एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि इसका उत्तर ये है, आप पेंसिल के साथ उसको अंडरलाइन कर सकते हैं वहाँ से और बता सकते हैं। ठीक है। मनुष्य किससे वंचित हैं। मनुष्य किससे वंचित हैं, अभी बताया ना। दोनों बैलों में कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, ऐसी गुप्त शक्ति थी दोनों बैलों के अंदर, जिससे वे दोनों बैल बिना बोले ही एक दूसरे की बात क्या कर लेते, समझ लेते थे। तो दोनों बैल बिना बोले ही एक दूसरे की बात क्या करते थे, समझ लेते थे। तो ऐसी मनुष्य, ऐसी जो शक्ति है उससे क्या है, मनुष्य वंचित है। क्या है, उससे वंचित, यानी कि वो शक्ति उसके पास नहीं है, ऐसी शक्ति। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, दोनों बैल आपस में दोस्ती की घनिष्ठता दिखाने के लिए क्या करते थे। दोनों बैल आपस में दोस्ती की जो घनिष्ठता है उसको दिखाने के लिए क्या करते थे। आपस में दोस्ती की घनिष्ठता दिखाने के लिए दोनों बैल क्या करते थे, एक दूसरे को चाट कर तथा सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। और कभी कभी दोनों अपने सींग भी मिला लिया करते थे। कभी कभी दोनों अपने सींग भी मिला लिया करते थे। तो यह हो गया इसका आंसर। उसके बाद बैलों द्वारा आपस में दोस्ती की घनिष्ठता दिखाने का क्या कारण था। भाई कारण क्या था उनके अंदर, ऐसी घनिष्ठता क्यों दिखाते थे वो। क्योंकि इसके बिना जो उनकी दोस्ती थी कैसी थी, इसके बिना उनकी दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी दोस्ती थी। ऐसा करके वे विनोद व आत्मीयता के भाव को प्रकट करते थे। यानी कि कभी कभी वो क्या करते थे, आपस में मस्ती भी करते थे। और ये मस्ती क्या दिखाती थी, उनकी
जो घनिष्ठता है, जो दोस्ती मित्रता की जो उनकी घनिष्ठता है, समीपता है, वो दर्शाती है ये। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स।